Hello and welcome students in our lockdown classes, and I am your teacher Babita Sharma. Today I will start the first chapter of geography, that is resource and development. Okay students, चलिए आप 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू ऑलरेडी रीड अबाउट द रिसोर्सेज इन योर प्रीवियस क्लासेस. चलिए इसको आगे ही बढ़ा करके पढ़ते हैं कि आज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या है. फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम रिसोर्स तो पता ही है हमें कि क्या होते हैं, उसकी डिफाइन थोड़ी सी और ब्रॉड करके यहाँ पे पढ़ेंगे, और उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और क्या क्या उनको संसाधन के लिए हमें विकास के लिए आवश्यकता चाहिए, और कैसे इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में वर्गीकरण कर सकते हैं, तो उसके बारे में सारा पढ़ेंगे. कैन यू आइडेंटिफाई द नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आर विलेजेस एंड टाउन्स. तो क्या आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हो या फिर शहरों में. लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग. उन आइटम्स की लिस्ट बनाइए और वो मटेरियल जानने की कोशिश कीजिए जिनसे वो बने हैं, उनके नाम लिखिए. एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स provided it is technology accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. This is the define of resource. So students please note it, this is the define of resource कि हमारे environment में जो भी चीज़ मिलती है, everything available in our environment, जिस पर कि जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और जिस पर टेक्नोलॉजी लगा करके हम उसको और ज़्यादा एसेसेबल बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं. इकोनॉमिकली फेसिबल है, आर्थिक रूप से सक्षम है, संभाव्य है, और जो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाती है रिसोर्स. ओके, तो क्या कहलाती है वो रिसोर्स. तो ये डिफाइन है आपके रिसोर्स की, इसको आपने याद रखना है कि ये आपकी कई बार एग्जाम्स में आती है. So students, the process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है वो अपने आप में रिसोर्स नहीं बन जाती, उसके साथ में टेक्नोलॉजी लगती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस लगते हैं, नेचर के साथ उसके नेचर के ऊपर डिफाइन करते हैं, तभी उस चीज़ को हम रिसोर्स बनाते हैं. आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको इन्वायरमेंट में आपको कोई ट्री है, पेड़ मिल रहा है, तो पेड़ जो है वो अपने आप में नहीं कह सकता है कि आई एम द रिसोर्स. Only human have the ability and use their technology to make anything resource. इंसान जो है, मानव अपनी टेक्नोलॉजी लगाता है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस में उसको रिसोर्स में चेंज करता है. ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ह्यूमन ही इंटरेक्ट करते हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं और वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को लगाते हैं और इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का विकास हो सके, कोई भी वस्तु जो है उसको रिसोर्स बनाया जा सके, और उसके बाद में उसका इस्तेमाल करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं. तो हर चीज़ को रिसोर्स बनाने का काम किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का और इंस्टीट्यूशंस का. ह्यूमन बीइंग ही इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. Do you think that resources are free gifts of nature as is assured by many? कि क्या आप में से do you think, आप क्या ये सोचते हैं कि रिसोर्स जो हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं जो कि हमें मिल रहे हैं, नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिए हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं? दे आर नॉट. रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये ऐसा नहीं है. रिसोर्स जो हैं किसका काम है? रिसोर्स बनाने का काम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का. जैसे मैंने ये आपको बताया, अभी एक एग्जाम्पल दिया ट्री का, कि ट्री कैन नॉट से इटसेल्फ दैट आई एम रिसोर्स, कि वो अपने आप नहीं कह सकता हम रिसोर्स हैं. हम ही ने ही उसको रिसोर्स में कन्वर्ट किया है, हम ही ने उसका फर्नीचर बनाया, उसके डोर्स बनाए, उसकी चेयर्स बनाई, जिससे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स. हम भी एक रिसोर्स हैं, हम एक रिसोर्स का कंपोनेंट्स हैं. दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम. जो मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग क्या करते हैं? दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल, दे मीन्स ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम. उसको रिसोर्स बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं. दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि किस आधार पर वो उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्नता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जो कि बायोटिक अबायोटिक. आप पढ़ चुके हैं बायोटिक अबायोटिक के बारे में भी और आगे समझाएंगे इसको.
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल हो सकते हैं रिसोर्सेज या नहीं हो सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अधिकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्वर्स, तो उसके आधार पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करते हैं। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ रिसोर्स। तो ये आपको बिल्कुल अपनी नोटबुक में एक बार को बना लीजिएगा ताकि आपको रिसोर्स के बारे में पता चल जाए। फर्स्ट है आपका रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स दो होते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्स होते हैं और एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में होते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि जिनको हम एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूस और फ्लो, दैट इज़ विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं कुछ, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हैं आपके, वाइल्ड लाइफ हैं, ये आपके आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि होते हैं रिसाइक्लेबल मेटल्स होते हैं और नॉन रिसाइक्लेबल मेटल्स होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। कुछ जैसे कि रिसाइक्लेबल मेटल्स होते हैं जिनको हम एक से दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। मेटल्स में आपको आयरन है, सिल्वर है, वो आप जान सकते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स आप जानते ही हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनको आप एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ह्यूमन, अब है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके बिल्डिंग्स हैं, ये आपके क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, हम ही जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी रिसोर्स की क्वांटिटी है और क्या किस टाइप की क्वालिटी है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ में आपकी एक चीज़ और आती है कि आपका इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। एक है ह्यूमन बीइंग, बीच में आपको दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अपनी टेक्नोलॉजी लगाता है किसी भी रिसोर्स को करने के लिए। उसको कोई भी रिसोर्स, कोई भी चीज़ उसको नेचर से मिली, फिजिकल एनवायरनमेंट में, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ट्री का, ट्री मिला, उसने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई कि भाई इससे हम डोर बनाएंगे, लेकिन डोर कहाँ बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो कोई भी जो रिसोर्स होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो फिगर्स हैं इसकी आपने बनानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कि रिसोर्स हमें कैसे मिलते हैं। रिसोर्स कैसे मिलते हैं, एक तो रिसोर्स होते हैं आपके बायोटिक और एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लिवस्टॉक, इनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और जिनके अंदर लाइफ होती है। पेड़ पौधों के अंदर लाइफ होती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर लाइफ होती है, फिशरीज, तो इनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, इसके अंदर आप एयर को भी रख सकते हैं। एयर इज ऑल्सो, एयर जो है वो भी आपकी अबायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, एयर है, रॉक्स तो ये आपके हो ही गए, तो ये भी आपके अबायोटिक, एयर, वाटर, वाटर जो है वो भी आपका अबायोटिक रिसोर्स है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिबिलिटी, कि इनको हम जब इस्तेमाल करते हैं, जब इनका उपयोग करते हैं, तो उसके आधार पर हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज को हम एक बार इस्तेमाल करके उनको हम दोबारा से फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा दोबारा भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं। दोबारा रिन्यू मतलब दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम आगे भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज ऑक्यूर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, ये मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के।
आपने देखा होगा मिनरल्स कि कोई भी जो मिनरल है कि प्रकृति में आयरन पाया जा रहा है, आयरन है, सिल्वर है, बक्साइट है, तो ये सब चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती हैं ये 1 मिनट या 1 घंटे में या 1 साल में या 10 साल में नहीं बनके, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कोयले को बनने में लाखों करोड़ों साल बन जाते हैं, तब हमें प्रकृति से ये मिलता है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, इनको करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकेबल एंड गेट एडजस्टेड विद देयर यूज। जैसे कि मैंने आपको टेबल में भी बताया कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको कि एक से दूसरी बार हम रिसाइकेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं। लेकिन और कुछ ऐसे होते हैं फॉसिल फ्यूल्स जिनको कि हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉसिल फ्यूल्स, तो ये प्रकृति में एक बार इस्तेमाल करके फिर दोबारा समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, मतलब अधिकार के आधार पर कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ये अपने जो खुद के होते हैं रिसोर्सेज उनको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं, जिस पर केवल एक व्यक्ति का या एक संस्था का अधिकार होता है। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास में अपनी ही ज़मीन होती है जो सरकार के द्वारा मिली हुई होती है और उन्हें कर्ज मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, गाँवों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि लैंडलेस होते हैं, अपनी ज़मीन नहीं होती। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, शहरों में इसी प्रकार शहरों में लोग जो होते हैं कुछ लोग उनके साथ पास में अपने प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी होती है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स ईटीसी, किसी का अपना प्लांटेशन है, अपने जगह है, अपने पॉन्ड्स हैं, तो ये सब पर जो किसी का इंडिविजुअल का है, जैसे हमारा अपना घर, दिस इज़ आर इंडिविजुअल रिसोर्स, ये हमारा अपने इंडिविजुअल रिसोर्स है, हमारा अपना घर है, हमारी अपनी गाड़ी है, तो ये हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स हैं। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड, लिस्ट बनाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपका अपना अधिकार है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। एक कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर कि एक पूरी कम्युनिटी का, समाज का अधिकार होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जिसको कि पूरी कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डिफेक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। ऐसे जो एग्जांपल्स दिए जैसे पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, तो ये सब कहलाते हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में भी पाए जाते हैं और गाँव में पाई जाती हैं। आपकी पंचायत घर होते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे चौपाल वगैरह होती हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स जो लोग घूमते हैं उसमें, और जो पूरे समाज का एक ही कुआं बना दिया जाता है, तो ऐसे भी जो कुएं होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं जिन पर कोई एक अकेला व्यक्ति अधिकार नहीं कर सकता और उन पर सभी का अधिकार होता है। जैसे आपके पड़ोस में, अर्बन एरियाज़ में आपके पड़ोस में कहीं पार्क होते हैं, तो पार्क में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये पार्क मैंने बनाया है तो इसमें खाली मैं ही और मेरी फैमिली यहाँ पर घूमने आएंगे। पार्क इज़ ऑल फॉर द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए हैं, तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं नेशनल रिसोर्स। ये तो आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स जो कि हमारे अपने हैं, कम्युनिटी रिसोर्स जिन पर कि एक किसी समाज का, समुदाय का अधिकार। अब नेक्स्ट आते हैं नेशनल रिसोर्स, देश के रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि एक देश के रिसोर्स होते हैं, पूरे देश पर उसका अधिकार होता है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, हमारे देश को अधिकार होता है, कंट्री को मतलब देश की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ये लीगल पावर होती है कि अगर किसी की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर वो लोगों के हितों के लिए उसको कैप्चर करना पड़े या लेना पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, आपने देखा भी होगा कि जो रोड्स बनती हैं या हाईवेज बनते हैं तो उसके आसपास की जो जगह होती है, लोगों के घर, वो गवर्नमेंट उनको ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी बदले में उनको कुछ ना कुछ उसका मुआवजा भी देती है, लेकिन
गवर्नमेंट उनको ले सकती है, कोई उनको देने से, उनके अपने घर या अपनी ज़मीन जो उनकी आती है कंस्ट्रक्शन के रास्ते में, तो उसको देने से मना नहीं कर सकता, बेशक उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स जो किसके इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर वो पूरे देश के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो वो उसको ले सकती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ऐसी ही अर्बन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो भी गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए ले सकती है। इसके साथ ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 km from the coast term as territorial water and resource for their terrain belong to the nation। इस तरीके से जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स के हमारे जो माइंस होती हैं, मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ, लैंड, जितना भी, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जितना भी किसी देश का एरिया आता है वो सारा किस में कहलाता है, नेशनल रिसोर्सेज में। कि जो हमारी कोस्ट लाइन्स होती हैं जिनको 22.2 किलोमीटर तक फैली हुई रहती हैं, उसमें जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो देश के रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, जो कि कुछ रिसोर्सेज पर अधिकार करते हैं या उनको रेगुलेट करते हुए चलते हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कि 200 माइल्स जो होते हैं नॉटिकल माइल्स में, तो उसके हिसाब से जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उन पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज का अधिकार होता है। और अगर किसी कंट्री को इनका इस्तेमाल करना है तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसके बारे में परमिशन लेता है। ओके, चलिए डू यू नो देखते हैं। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कि जो हमारे यहाँ मैग्नीज निकलता है, मैग्नीज की माइंस हैं इंडियन ओशियंस में से हम निकालते हैं, तो वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। इनको कुछ आइडेंटिफाई कीजिएगा जो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं नेचर में। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि किन किन का डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होते हैं इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। वो रिसोर्सेज जो क्षेत्र में तो किसी में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। कि जैसे एग्जांपल अगर हम देखें पोटेंशियल रिसोर्सेज का, कि वो रिसोर्सेज जिनको कि हमने अभी तक यूज़ नहीं करा वो हमारी प्रकृति में अभी तक हैं। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, जिसमें कि राजस्थान और गुजरात के एरिया आता है, जहाँ पर क्षमता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी से हम रिसोर्स बना सकते हैं। विंड और सोलर एनर्जी है वहाँ पर, लेकिन हमारे पास हमने अभी तक उसका प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया है, तो वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ये वो रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड हैं जिनके बारे में सर्वे करके हमें पता भी चल चुका है कि वो कितनी क्वालिटी में और किस क्वांटिटी में, उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी कितनी क्वांटिटी है जो कि नेचर में है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फेसिजिबिलिटी। डेवलपमेंट जो होता है रिसोर्सेज का वो किस पर डिपेंड होता है? टेक्नोलॉजी पर। जितनी अच्छी हम टेक्नोलॉजी किसी रिसोर्स पर लगाएंगे वो उतना ही हमें अच्छा उसका परिणाम देगा। स्टॉक। नेक्स्ट आते हैं आपके स्टॉक। मटीरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज। अब स्टॉक में वो रिसोर्सेज आते हैं कि वो मटेरियल आते हैं जो इन्वायरमेंट में हैं और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे को पूरी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करें। आर इंक्लूड अमोंग स्टॉक फॉर, जिसमें स्टॉक वो किस में आते हैं? स्टॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। वाटर के अंदर टू गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिसोर्स ऑफ एनर्जी।
हाइड्रोजन जो है एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि पानी में घुली ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, तो इसलिए हमारे लिए अभी भी वो क्या है, स्टॉक है। नेक्स्ट आते हैं आपके रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये भी सबसेट ही स्टॉक की तरह ही आते हैं। विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टेंट टेक्निकल नो हाउ बट दे यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ये रिजर्व्स की तरह ही होते हैं स्टॉक में ही, कि हमें एनर्जी तो इनकी टेक्नोलॉजी पता है कि कैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको भी इस्तेमाल करना नहीं करा, शुरू नहीं करा। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इनको हमने अभी रिजर्व में रखा है कि फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ेगी तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। रिवर वाटर के अंदर वही हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है प्रेजेंटली, लेकिन हम उसका अभी कुछ ही सीमा तक इस्तेमाल करते हैं। Thus the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future। और इस तरीके से वाटर जो है हमारे पास में है, डैम्स में है, और जो फॉरेस्ट हैं तो वो एक तरीके से रिजर्व हैं जिनको कि हम आगे यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनको हम कैसे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनका विकास कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं हमें प्रकृति से फ्री में प्रदान किए हुए हैं, कि हमें उसका पैसा नहीं देना पड़ता। कहीं कोई पेड़ उग रहा है तो क्या वो हमसे कहता है कि भाई मैं उग रहा हूँ और तुम मुझे काट लेना आगे चल करके, तो इसलिए मुझे तुम टैक्स देना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होता। दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो फ्री गिफ्ट्स होते हैं तो इसका फ़ायदा तो फ्री तो हर कोई उठाना चाहता है, तो इसलिए क्या होता है, एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इन डिस्क्रिमिनेटली, बहुत आराम से उनको अंधाधुंध उनको इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इससे क्या होती हैं, जब प्रकृति को आप ज़्यादा छेड़छानी करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एज यू सी नाउ द डेज कोरोना वायरस, आप सीन देख भी रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग फैली हुई थी, तो यही तो परिणाम है कि कोरोना वायरस इस तरह से फैला, हमने प्रकृति का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं तो इससे क्या और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो तो प्रेजेंट की प्रॉब्लम है उससे मैं आपको बता ही रही हूँ उसके बारे में। और जो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फॉर अ फ्यू इंडिविजुअल, डिप्लेशन जब हो जाएगा, रिसोर्सेज का ख़त्म हो जाएंगे, तो ये अभी तक तो हम सभी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, तो ये कुछ जो लालची लोग हैं वो इनको ही इस्तेमाल करेंगे और ये उन्हीं के ही हाथ में रह जाएंगी। Accumulation of resources in few hands, which in turn divide the society into two segments, haves and have not, और rich and poor। अब जब रिसोर्सेज केवल कुछ ही हाथों में रह जाएंगे तो सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। एक तो वो लोग हो जाएंगे जिनके पास रिसोर्सेज हैं, और एक वो हो जाएंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। मीन्स कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, रिच, और जिनके पास रिसोर्स नहीं है तो क्या हो जाएंगे, पुअर। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और दूसरा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीज़ें आप अभी भी देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि एक, इससे मैं आपको रिलेटेड बताऊं कि एक मूवी भी आई थी, आई थिंक कि 2.0 लग करके एक मूवी आई थी शायद अक्षय कुमार की, तो उन्होंने यही दिखाया था इसमें कि किस तरीके से हम अंधाधुंध मोबाइल्स का यूज़ करते जा रहे हैं, टावर्स बढ़ते जा रहे हैं, टावर्स बढ़ रहे हैं तो ये क्या होते हैं, आपके बर्ड्स ये सारी मतलब डिसअपियर होती जा रही हैं। तो हमें पहले सुबह उठते थे तो वातावरण में एकदम चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब क्या है, सुबह उठते ही है मोबाइल की घंटी सुनाई दे रही है, अलार्म सुनाई दे रहा है। पहले उठने के लिए चिड़ियाँ चहचहाती थी तो हमारा अलार्म खुद बज जाया करता था, लेकिन अब हम सेट करके रखते हैं कि अलार्म बजेगा तब हम उठेंगे। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ही फैल रहा है, एक तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है। इतने बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं, टावर्स की जो रेडिएशंस निकलती हैं वो सारे इन बर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहे हैं।
तो इस तरीके से ये सारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है सब गड़बड़ा रहा है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो इसके लिए क्या चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी तरह चल सके, लाइफ की क्वालिटी हमारी लाइफ कैसी हो, एक स्वस्थ लाइफ हो, ग्लोबल पीस हो सभी जगह लोगों के अंदर, पूरे वर्ल्ड में किसी को ये ना हो कि भाई मैं ज़्यादा रिच हूँ, रिसोर्सेज का बंटवारा इक्वली हो। If the present trend of resource depletion by a few individual and countries continue, the future of our planet is in danger. और अगर जैसे कि अभी है कि कुछ रिसोर्सेज किसी देश के हाथ में ज़्यादा हैं, किसी कंट्री के हाथ में ज़्यादा हैं, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल करके हमारी जो प्लानट है, अर्थ है, वो डेंजर में आ सकती है, खतरे में आ सकती है। Therefore, resource planning is essential for sustainable extents for all forms of life. इसीलिए रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर व्यक्ति या जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सभी लोग अपना जीवन जी सकें। सस्टेनेबल एक्सटेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एक्सटेंस कब आ सकता है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि अगर हम इसको क्या करें हैं, एनवायरनमेंट को बिना हानि पहुंचाए। इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि आगे आने वाली जनरेशन को वो चीज़ मिले ही ना। जैसे कि अगर हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक सीमा तक इस्तेमाल करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी उनसे फ़ायदा उठा सके। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाले लोग भी गाड़ी में बैठ सकें। दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसकी इसी श्रृंखला में कदम लगातार उठते जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रृंखला में। जैसे कि 1992 में हुआ रियो द जेनेरियो अर्थ समिट, एक समिट हुआ जिसमें बताते हैं इसके बारे में कि इन जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, कितने, लगभग 100 देश, 1992, ये याद रखने वाली चीज़ है आपको। रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जो कि ये कहाँ पर हुआ था, रियो द जेनेरियो इन ब्राज़ील में हुआ। ये पहला पहला अर्थ समिट था ये, जिसमें कि 100 देशों के लोगों ने, हेड्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। समिट वॉज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये किसके आधार पर था कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ आपको बताई, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, इसी को लेकर के, परेशानी को लेकर के ये अर्थ समिट हुआ। द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये लोग जो थे, जो लीडर्स थे इनके 100 हेड स्टेट्स के, तो उन सभी लीडर्स ने एक साइन किया कि डिक्लेरेशन किया कि जो भी इन चीज़ों में फैल रहे हैं, जो कि उत्तरदायी कारण हैं, उनको थोड़ा कम किया जाएगा। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। ये जो एजेंडा 21, इसके अंदर अडॉप्ट किया गया कि हम 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, कि 21st सेंचुरी में हम क्या क्या नई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। तो ये सारी इसमें इस्तेमाल करने लायक चीज़ें थी। अब एजेंडा 21 क्या था, कि भाई एजेंडा 21 तो इसमें साइन हो गया, लेकिन वो था क्या? इट इज़ द डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र था साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCD की तरफ से ये शुरू किया गया था। एक घोषणा पत्र था 1992 में, जिस पर कि अभी आपको बताया कि 100 जो कंट्रीज़ के लोग थे, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो सभी लोगों ने इसको साइन अप किया। विच टुक प्लेस एट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील, और ये कहाँ पर हुआ था? रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इट एम्स टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एम क्या था? ब्राज़ील में तो हुआ था। इट्स एम टू अचीव ग्लोबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये था। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल ये एक एजेंडा था जिसमें इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज
थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इन्वायरमेंटल को ले डैमेज को लेकर प्रॉब्लम है, गरीबी को लेकर, बीमारियों को लेकर के, तो सभी लोग आपस में कॉपरेशन करेंगे, कॉमन सभी आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे, म्यूचुअल नीड्स करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि अमेरिका ने भारत से दवाई मंगाई थी जो कि हमारे यहाँ यूज़ करी जा रही थी कोरोना वायरस के लेकर के, तो वो इसी एजेंडा 21 का ही एक पार्ट है। म्यूचुअल नीड्स को पूरा करेंगे, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। तो इसका एक ये भी था मोटिव कि जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना ऐसे ही एजेंडा बनाएं कि सभी लोग लोकल स्तर से इसको शुरू किया जा सके। दिस इज कॉल्ड एजेंडा 21। सो स्टूडेंट्स, होपफुल हूँ कि आपको इतना ही समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा आपको पढ़ करके। तो इसी के साथ ही आज की क्लास आपकी ये यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास से में आपसे फिर मीट होगी। ओके स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया कि टेबल को उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।